विजयनगर नाम के एक छोटे से गांव में कृष्णा नाम का एक लड़का रहता था। अभी कुछ ही दिनों पहले कृष्णा के पिताजी की मृत्यु हुई थी। कृष्णा पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज था, परंतु पिताजी के मृत्यु के बाद कृष्णा ने स्कूल वगैरह जाना छोड़ दिया था। अब वह घर की जिम्मेदारियों को संभालने में व्यस्त हो गया था। कृष्णा के घर में कृष्णा के अलावा कोई और कमाने वाला नहीं था। पिताजी के मृत्यु के बाद कृष्णा के घर में केवल कृष्णा, कृष्णा की माँ और उसकी छोटी बहन थी। कृष्णा का यह सोचना था कि घर में अगर कोई कमाने वाला नहीं होगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। इसी कारण से वह स्कूल छोड़ काम करने लगा था। वह प्रतिदिन जंगल में जाकर लकड़ियों को काटता और उन लकड़ियों को ले जाकर बाजार में बेच दिया करता था और कुछ लकड़ियां घर में जलावन में उपयोग करता था। एक दिन इसी तरह कृष्णा बाजार से लकड़ियां बेचकर घर लौटता है और अपनी माँ को आवाज लगाता है। माँ, ओ माँ, कहाँ हो? जरा यहाँ आना तो। कृष्णा की आवाज सुन उसकी माँ आती है। आ गया बेटा तू, आज ज्यादा समय लगा दिया तूने। हाँ माँ, आज मुझे जंगल से लकड़ियां लाने में थोड़ी ज्यादा देरी हो गई थी और फिर बाजार में बेचने में भी थोड़ा ज्यादा समय लग गया, इसलिए घर भी देर से आया। बेटा तुझे मैं कब से बोलते आ रही हूँ, तू ये काम छोड़ दे और फिर से स्कूल जाना शुरू कर दे। माँ, अगर मैं ये काम छोड़ दूंगा तो घर का खर्च कैसे चलेगा? आप तो जानते ही हो कि पिताजी के जाने के बाद घर में केवल आप, मैं और रानी ही हैं। और आप अब काम करने के लिए काफी कमजोर हो और आपकी तबीयत भी आपका साथ नहीं दे रही है और रानी बहुत छोटी है, तो बचा केवल मैं। हाँ बेटा, पर तू छोड़ दे ये काम, मैं कर लूंगी किसी तरह कुछ और चला लूंगी घर का खर्चा। पर तू छोड़ ये काम और स्कूल जाना शुरू कर दे। माँ, आप मेरी पढ़ाई की चिंता छोड़ दो। रानी है ना, वो कर रही है ना पढ़ाई, और घर में एक पढ़ा लिखा होना जरूरी होता है। कृष्णा की माँ कृष्णा को बहुत समझाने की कोशिश करती है, पर कृष्णा उनकी बात नहीं मानता और एक ही बात दोहराता रहता है। माँ, मैं आपको कह रहा हूं ना, आप मेरी चिंता छोड़ दीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आप बस आपकी तबीयत का ध्यान रखिए और छोटी की पढ़ाई का ध्यान रखिए। फिर अगली सुबह कृष्णा फिर से अपना काम करने जंगल की ओर निकल जाता है और जाते जाते अपनी छोटी बहन को भी साथ लेता जाता है ताकि उससे स्कूल छोड़ सके। कृष्णा पहले रानी को स्कूल छोड़ता है, फिर वहां से जंगल लकड़ियां काटने चला जाता है। कृष्णा दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता है और फिर उन लकड़ियों को बाजार ले जाकर बेच देता है। कृष्णा जब घर वापस लौट रहा था, तभी वह देखता है कुछ लोग एक खेत में काम कर रहे होते हैं और वहां से थोड़ी दूरी पर एक जमींदार बैठा था। ये देखकर कृष्णा ने सोचा कि मैं एक बार जाकर इस जमींदार से बात करके देखता हूँ, शायद मुझे भी यहाँ काम मिल जाए, तो मुझे जंगल नहीं जाना पड़ेगा लकड़ियां काटने। कृष्णा तुरंत जमींदार के पास पहुंच जाता है और जमींदार से कहता है। सेठ जी, मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है क्या? बेटा यहाँ काम तो बहुत है, पर तुम इस काम के लिए बहुत छोटे हो। तुम्हारी उम्र अभी पढ़ाई लिखाई करने की है। हाँ सेठ जी, मैं जानता हूँ कि मेरी उम्र छोटी है, लेकिन मेरे घर की हालत अच्छी नहीं है और मुझे घर चलाने के लिए पैसा कमाना ही होगा। कृष्णा उस जमींदार को बहुत समझाने की कोशिश करता है। कृष्णा के इतना समझाने के बाद आखिरकार सेठ मान जाता है। देखो कृष्णा बेटा, मेरा तो बस यही खेतों वाला काम है। अगर तुम्हें मंजूर है तो तुम कर सकते हो। यह सुनकर कृष्णा बहुत खुश होता है और खुशी खुशी काम करने के लिए हामी भर देता है। सेठ जी, आप बोलो तो मैं अभी से काम पर लग जाता हूँ। कृष्णा का काम करने के लिए उत्साह देख सेठ सोचता है। आज तो मेरे पास ऐसा कोई आसान काम नहीं है जो मैं इस बालक को दे सकूं। एक काम करता हूं, इसे कल से काम करने बुलाता हूं, तब तक इसके लिए कोई आसान काम देख कर रखता हूं। नहीं कृष्णा बेटा, तुम आज रहने दो। तुम एक काम करो, कल से काम करने आ जाना। ठीक है सेठ जी, परंतु क्या मैं यहाँ रुककर खेतों का काम सीख सकता हूँ? ठीक है बेटा, जैसा तुमको सही लगे। यहाँ से ही कृष्णा की जिंदगी की असली कहानी शुरू होती है। सेठ के यहाँ से निकलकर जब कृष्णा घर की ओर जा रहा होता है, तभी कृष्णा सोचता है। सेठ जी ने तो मुझे आज काम करने नहीं दिया। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर के बाद जब सब चले जाएंगे, तब मैं खेतों पर काम करना शुरू कर दूंगा। आखिर मुझे जो काम कल से करना है, उसको मैं आज से ही शुरू कर देता हूँ। कुछ देर बाद धीरे धीरे सारे मजदूर और सेठ वहां से चले जाते हैं। फिर क्या था, कृष्णा फौरन कुदाल उठाता है और खेतों पर काम करना शुरू कर देता है।
यहाँ कृष्णा काम करने में इतना व्यस्त होता है कि उसे समय का ध्यान नहीं रहता है और वहाँ उसके घर पर उसकी माँ बहुत परेशान होती है। आज कृष्णा को कुछ ज्यादा ही लेट हो गया है। अब तक तो उससे आ जाना चाहिए था। आने दो उसे, आज उसका जंगल जाना छुड़वा दूंगी। कृष्णा खेतों से काम कर शाम को थोड़ा ज्यादा ही लेट घर पहुंचता है। जब वो घर पहुंचता है तो देखता है माँ उसका इंतजार कर रही होती है। आ गया तू? तुझे मैं पहले ही मना कर रही थी, छोड़ ये काम और स्कूल जाना शुरू कर। इतना लेट घर आएगा, समय पर खाना नहीं खाएगा तो बीमार हो जाएगा, और अगर बीमार हो जाएगा तो किस काम की यह कमाई। माँ को इतना परेशान देख कृष्णा कहता है, माँ, अब तुमको इतना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों बेटा, तुम स्कूल जाना शुरू करने वाले हो क्या? नहीं माँ, मुझे अब जंगल नहीं जाना पड़ेगा। मुझे पास के ही खेत पर काम मिल गया है। अब से मैं लेट भी नहीं आऊंगा और पैसे भी थोड़ा ज्यादा मिलेंगे। कृष्णा से यह सुन उसकी माँ को थोड़ा दिलासा तो मिलता है, पर फिर भी वह कृष्णा को काम करने से मना करती है। बेटा वो सब तो ठीक है, पर फिर भी मेरा एक ही कहना है, हो सके तो तुम काम करना छोड़ दो और स्कूल जाने लगो। माँ, आपकी इतनी तबीयत खराब रहती है और रानी छोटी है। अब आप ही बताओ कैसे चलेगा हमारे घर का खर्चा। माँ, आप मेरी चिंता छोड़ दो। मैं अब इतना समझदार हो गया हूँ कि घर का ध्यान रख सकता हूँ। अगली सुबह कृष्णा रोज की तरह खेतों पर काम करने निकल जाता है और जाने से पहले कृष्णा रानी को स्कूल छोड़ता है, फिर वहां से खेत पर चला जाता है। नमस्ते सेठ जी। अरे आओ कृष्णा बेटा, आ गए तुम। मुझे लगा तुम नहीं आओगे। मैंने सोचा तुमने कल बाकी लोगों को इतनी मेहनत करते देखा है, शायद घबरा गए रहोगे। नहीं सेठ जी, मुझे अब कोई काम डरा नहीं सकता। पिताजी के गुजर जाने के बाद मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और उन्हें निभाने के लिए मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूं। क्या बात है कृष्णा बेटा, आज के जमाने में कुछ लोग शादी के बाद भी अपने माँ बाप के भरोसे रहते हैं, और एक तुम हो। तुमने तो मेरा दिल छू लिया। हाँ सेठ जी, चलिए अब मुझे भी कुछ काम दीजिए। कृष्णा का अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी देख सेठ सोचता है, इस लड़के में अपने परिवार के प्रति इतना समर्पण है कि यदि इसे मैं यहां काम नहीं दूंगा तो ये किसी और के वहां काम करने चला जाएगा। एक काम करता हूं, फिलहाल के लिए इसे वो छोटे वाले खेत में काम करने भेज देता हूं। बेटा, एक काम करो, तुम जाकर मेरे आम के पेड़ वाली जमीन पर काम करना शुरू कर दो। ठीक है सेठ जी। कृष्णा फटाफट पास में पड़े कुदाल को लेता है और सेठ के बताए खेत पर काम करने निकल जाता है। कृष्णा सेठ के बताए खेत पर पहुंचकर काम करना शुरू कर देता है। कृष्णा की एक आदत थी, वह हर काम को बहुत दिल लगा के करता था और बड़ी जिम्मेदारी से करता था, चाहे वो पढ़ाई हो या कोई काम। देखते ही देखते थोड़ी देर में कृष्णा पूरा खेत जोत देता है। चलो यहाँ का तो काम हो गया। अब सेठ जी से मिल दूसरे खेत पर काम करने चला जाता हूँ। सेठ जी, उस खेत का काम पूरा हो गया। अब कौन से खेत पर जाकर काम करूं मैं? कृष्णा से यह बात सुन सेठ चौंक जाता है। क्या कहा तुमने? उस खेत का काम हो गया? हाँ सेठ जी, वो खेत तो काम के हिसाब से बहुत छोटा था, तो जल्दी हो गया। अब कहाँ जाऊं मैं? बेटा, आज के लिए बहुत हो गया। तुम्हारे उम्र के हिसाब से आज तुमने बहुत काम कर लिया है। अब घर जाओ और आराम करो। सेठ से यह बात सुन कृष्णा कहता है, नहीं सेठ जी, अभी तो बहुत काम बचा है। आप बोलिए ना कहाँ काम करना है। नहीं कृष्णा बेटा, आज के लिए दूसरा कोई काम नहीं बचा है। सेठ के बहुत समझाने के बाद भी कृष्णा नहीं मानता। ठीक है बेटा, तो क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? हाँ सेठ जी, बोलिए क्या करना है। बेटा, काम जानने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। हाँ पूछिए सेठ जी, क्या जानना चाहते हो आप? तुमने अपनी पढ़ाई कहाँ तक करी है? 8वीं तक पढ़ा हूं मैं और 9वीं में दाखिला हुआ था, पर जा नहीं पाया। फिर तो तुम्हारा गणित बहुत तेज होगा। हाँ सेठ जी, गणित तो मेरा पसंदीदा विषय था। उसमें तो मैं पूरे वर्ग में अव्वल आता था। क्या बात है, फिर तो जोड़ घटाना तुम्हारे लिए तो बहुत आसान होगा। जी सेठ जी। तो आज से तुम मेरे खेतों पर काम नहीं करोगे? सेठ से यह सुन कृष्णा चौंक जाता है और सेठ से पूछता है, क्यों सेठ जी, ऐसा मैंने क्या कर दिया? मुझे माफ कर दीजिए। अगर मुझसे कुछ भूल हुई है तो। नहीं कृष्णा बेटा, तुमसे कोई भूल नहीं हुई है, और मैं तुम्हें केवल खेतों में काम करने से मना कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और काम है। कुछ और काम? मैं कुछ समझा नहीं सेठ जी, जरा साफ साफ बताइए। देखो बेटा, तुम्हें काम की जरूरत है और तुम्हें हिसाब किताब भी आता है, तो एक काम करो, तुम मेरे यहां मजदूरों की तनख्वाह और दूसरी जरूरतों का हिसाब रखने का काम करो। ठीक है, मुझे चलेगा सेठ जी। फिर सोचना क्या,
चलो लग जाओ काम पर। वहां टेबल पर पड़ी है हिसाब की किताब। कृष्णा सेठ की बात मान सेठ के यहाँ हिसाब रखने का काम करना शुरू कर देता है। कृष्णा सेठ के यहाँ काम कर रहे सभी मजदूरों के तनख्वाह और बाकी का हिसाब लगाकर सेठ के पास चला जाता है। सेठ जी ये लीजिए, मैंने सभी मजदूरों के तनख्वाह और बाकी के चीजों का सारा हिसाब कर दिया है। एक बार आप भी देख लीजिए। क्या बात है बेटा, इतना जल्दी? तुम तो बहुत तेज हो। रुको, एक बार मैं भी देख लेता हूं। सेठ हिसाब चेक करता है और जब वो देखता है कि सारा हिसाब एकदम सही है तो वह कृष्णा से कहता है, बहुत बढ़िया बेटा, सारा हिसाब एकदम सही है। तुम तो कमाल के लड़के हो, काम में भी तेज और हिसाब किताब में भी। नहीं सेठ जी, ऐसा कुछ नहीं। वो आपको बोला था ना, गणित मेरा सबसे पसंदीदा विषय है। हाँ वो तो है बेटा, पर तुम काम करने में भी बहुत अच्छे हो। हर काम दिल लगाकर करते हो। हाँ सेठ जी, वो ऐसा क्योंकि मेरे पिताजी कहते थे कि हमें कोई काम करने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए और जो भी काम मिल जाए उससे पूरे ईमानदारी और दिल लगाकर करना चाहिए। इससे काम में दिल लगा रहता है और काम भी जल्दी हो जाता है। क्या बात है कृष्णा बेटा, क्या खूब बात कही है तुम्हारे पिताजी ने। बेटा आज के लिए बहुत काम हो गया, अब से तुम केवल हिसाब किताब का काम करोगे। ठीक है सेठ जी, जैसा आपको सही लगे। चलो तो फिर मैं कल आता हूँ। कृष्णा वहां से घर के लिए निकल जाता है। आज कृष्णा कुछ ज्यादा ही जल्दी आ जाता है। कृष्णा घर पर आते ही अपनी माँ को आवाज लगाता है। माँ, कहाँ हो? जरा यहाँ आओ। कृष्णा की आवाज सुन उसकी माँ वहां आ जाती है और कृष्णा को इतना जल्दी घर पर देख बोलती है। अरे कृष्णा बेटा, आज बहुत जल्दी आ गए। क्यों, आज काम नहीं था क्या? नहीं माँ, काम तो था, पर मैंने अपना सारा काम कर लिया तो सेठ जी ने मुझे भेज दिया। चलो अच्छा है, इसी बहाने आज जल्दी आ गया घर। माँ, मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गया। कौन सी बात बेटा? माँ, अब से मुझे खेत पर मजदूरी का काम नहीं करना होगा, क्योंकि सेठ जी को जब मैंने बोला कि मैं गणित में अच्छा हूँ तो उन्होंने मुझे हिसाब किताब का काम दे दिया है। अब मुझे बस हिसाब किताब का काम करना होगा। ये तो बहुत अच्छा हुआ। हिसाब करता रहेगा तो तुझे दो फायदे होंगे। एक तो तुझे बाकियों की तरह मजदूरों वाला काम नहीं करना होगा और दूसरी की तेरा गणित और भी अच्छा हो जाएगा। हाँ माँ, मैंने जब आज का हिसाब लगाकर सेठ जी को दिखाया तो उन्होंने मेरी बहुत तारीफ की। चल अब आज जल्दी आ गया है तो कुछ खा पी कर आराम कर ले। ठीक है माँ, आप खाना लगा दो, मैं तब तक हाथ मुंह धोकर आता हूँ। इसी तरह अब कृष्णा रोज खेतों पर जाता उस दिन का सारा हिसाब का काम करता और घर जल्दी आने लगा था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन जब सेठ देखते हैं कि कृष्णा घंटों का हिसाब का काम मिनटों में कर देता था और उसका बाकी का समय खेत पर व्यर्थ जा रहा है, तो वो कृष्णा को अपने पास बुलाता है। कृष्णा बेटा जरा यहां आना तो। आया सेठ जी। बेटा क्या तुम मेरा एक कहना मानोगे? हाँ बोलिए ना सेठ जी, क्या करना है? बेटा तुम इतनी जल्दी हिसाब का काम कर लेते हो और फिर उसके बाद तो तुम्हारे पास दूसरा कोई काम नहीं रहता है, तो कल से तुम सुबह स्कूल चले जाया करो और फिर वहां से यहां आ जाना। इससे तुम्हारी पढ़ाई भी चलती रहेगी और तुम काम भी करते रहोगे। पर सेठ जी। परवर कुछ नहीं, और तुम पैसों की चिंता मत करो। तुम्हारे स्कूल की पूरी फीस भी मैं भर दूंगा और काम तुम चाहे जितनी भी देर करो, पैसे मैं तुम्हें पूरे दिन के दूंगा। बस तुम मन लगाकर पढ़ो। सेठ जी से इतनी मदद मिलता देख कृष्णा सेठ का धन्यवाद करने लगता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, आप मेरी बहुत मदद कर रहे हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं अपनी पूरी क्षमता के साथ पढ़ाई करूंगा। धन्यवाद किस बात का बेटा, तुम भी मेरे बेटे जैसे हो और तुम्हारे अंदर जो हुनर है उसको मैं ऐसे व्यर्थ होता नहीं देख सकता। चलो ऐसे भी तुमने आज का अपना काम पूरा कर लिया है, अब घर जाओ और आराम करो और याद रहे कल से पहले स्कूल जाओगे फिर यहां आओगे। ठीक है सेठ जी। कृष्णा ये बात अपनी माँ को बताने भागता भागता घर जाता है। माँ जल्दी से यहाँ आओ, मुझे आपको एक खुशखबरी देनी है। कृष्णा की आवाज सुन उसकी माँ आती है। बोलो कृष्णा बेटा, क्या खुशखबरी है जो तुमने मुझे इतनी जोर से आवाज लगाई? माँ आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। मेरी इच्छा? मेरी कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है बेटा, जरा साफ साफ बताना तो। सोचो सोचो माँ, आप मुझे हर रोज इसी बात के लिए कहती रहती हो। मेरी तो सबसे बड़ी एक ही इच्छा है कि तू काम छोड़ स्कूल जाना शुरू कर दे बस। यही माँ, आपकी यही इच्छा पूरी होने वाली है। क्या कहा बेटा? तू स्कूल जाना शुरू करने वाला है, इसका मतलब अब तू काम करने नहीं जाएगा? नहीं माँ, मैं काम पर भी जाऊंगा और स्कूल भी। कैसे बेटा? अगर तू स्कूल जाएगा तो तू काम पर कैसे जाएगा? माँ, इसका हल सेठ जी से मिला है। सेठ जी ने कहा
कि कल से मुझे पहले स्कूल जाना होगा और फिर स्कूल से खेत पर आना होगा, और उन्होंने कहा कि स्कूल की पूरी फीस भी वहीं भरेंगे। क्या बात है, तुम्हारे सेठ जी तो बड़े दिल वाले हैं, तुम्हें उनका बहुत शुक्रिया करना चाहिए। आज के समय पर किसी की कोई इतनी मदद कहाँ करता है जितनी मदद सेठ जी कर रहे हैं। हाँ माँ, पर इसमें बहुत बड़ा हाथ पिताजी के सीख का भी है। सेठ जी को मुझ में मेरे काम के प्रति समर्पण और मेरी मेहनत को देखकर उन्होंने ये फैसला लिया है। इस तरह कृष्णा की अपने काम के प्रति मेहनत और ईमानदारी ने उसकी जिंदगी बदल दी। उसको अब बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाना था। अब कृष्णा रोज सुबह अपनी छोटी बहन के साथ साथ स्कूल जाता और फिर स्कूल से आने के बाद सेठ के यहाँ हिसाब किताब का काम करने जाता था। दोस्तों, एक जिसका नाम था काशी। यह गांव भले ही छोटा था, लेकिन वहां के लोग मेहनती और सादगी से जीने वाले थे। इसी गांव में रहता था रामकिशन, जो सुबह से शाम तक खेतों में पसीना बहाकर किसी तरह अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी जिंदगी सादगी से भरी थी, लेकिन सपनों से खाली नहीं। मगर उसकी सबसे बड़ी चिंता थी उसका बेटा गुड्डू। गुड्डू न तो खेत में काम करता, न ही पिता की कोई बात मानता। आलस्य और लापरवाही उसके स्वभाव में जैसे बस गए थे। गांव वाले उसे समझाते समझाते हार गए थे। अब तो वे मजाक उड़ाते हुए कहते, रामकिशन, तेरे गुड्डू से तो हमारी बकरी ज्यादा काम की है। रामकिशन ये सब सुनकर मन ही मन आहत होता, पर फिर भी बेटे को सुधारने की आस छोड़ता नहीं था। अरे गुड्डू बेटा, तू ऐसे ही घूमता फिरता रहेगा तो आगे चलकर तेरी जिंदगी कैसे चलेगी? अरे चाचा, आगे की जिंदगी की कौन सोच रहा है? पिताजी है ना, वही सब संभाल लेंगे। लेकिन रामकिशन अब बूढ़े हो चले हैं बेटा, कब तक वो तुझे सहारा देंगे? तुझे भी तो कुछ करना होगा अपने भविष्य के लिए, वरना जिस दिन रामकिशन इस दुनिया में नहीं रहेंगे, उस दिन तुझे समझ आएगा कि सहारे के बिना जिंदगी कैसे काटी जाती है। जो 2-4 दोस्त तेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं, उस दिन वो भी तुझे अकेला छोड़ जाएंगे। तभी तुझे मालूम होगा कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ होता है। चाचा, आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। मेरे मित्र सच्चे हैं, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, आप देख लेना। बेटा, तेरा ये घमंड जल्दी ही टूटेगा। उस दिन तू कहीं का भी नहीं रहेगा। इतना सुनकर गुड्डू वहां से चला गया। चाचा भी अपने घर की ओर लौट गए। उधर रामकिशन अपने आंगन में बैठा था। चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। पत्नी सीता बोली, क्यों इतनी चिंता करते हो? सब लड़के जवानी में थोड़े नादान होते हैं, समय के साथ सब सीख जाते हैं। सीता, नादानी और निकम्मेपन में फर्क होता है। गुड्डू तो मानो किसी और ही राह पर चल पड़ा है। अगर अभी नहीं सुधरा तो आगे जीवन नरक बन जाएगा। सीता चुप हो गई। माँ का दिल बेटे की कमियों को भी ढक लेता है। आप तो ऐसा मत बोलिए, अभी भी आगे जाकर सुधर जाएगा। अभी उसकी उम्र ही क्या है। तुम नहीं समझ रही हो सीता, हम भी बूढ़े हो चुके हैं। हमारा जीवन ही कितना दिन बचा है। 20 वर्ष बाद हमें गुड्डू हुआ, वो भी निकम्मा और लापरवाह निकला। हमारे नसीब में यही लिखा था, इसलिए हमें ऐसी औलाद मिली। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, तभी गुड्डू घर आ गया। रामकिशन ने गुड्डू से कहा, गुड्डू बेटा, तू रोज रोज इतनी रात को घूम कर आएगा, तुझे जरा भी चिंता नहीं है क्या हमारी? पिताजी, मैं कहीं नहीं गया था, बस गांव के दोस्तों के साथ चाचा की दुकान पर बैठा था। तुझे अब हमारे बारे में भी सोचना चाहिए। हमारी कब मौत हो जाए हमें भी नहीं पता, फिर तेरा क्या होगा? हमें अभी ज्ञान मत दो, जो भी होगा हम देख लेंगे। इतना कहकर गुड्डू अपने कमरे में चला गया। रामकिशन और सीता दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। देखो सीता, तुम मुझे समझा रही थी ना, ये हमें ही बोलकर निकल गया। सीता चुप रही। वो जानती थी कि ये सब उसकी डील देने की वजह से ही हो रहा है।
अगली सुबह रामकिशन जैसे तैसे करके खेतों की ओर चला गया। दोपहर होते होते वह पूरी तरह थक गया। धूप इतनी तेज थी कि रामकिशन वहीं खेत में गिर पड़ा और बेहोश हो गया। शाम तक सीता उसका इंतजार करती रही। कहाँ रह गए हैं? अभी तक घर क्यों नहीं आए? ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ। उधर गुड्डू घूमकर घर की ओर आ रहा था। जैसे ही पहुंचा, सीता ने तुरंत बोली, गुड्डू, जरा खेत की तरफ जा। तेरे पिता सुबह से गए हैं और अभी तक लौटे नहीं। अरे माँ, आप तो हर बात पर परेशान हो जाती हो। अभी आते होंगे। कहीं किसी के घर रुक गए होंगे। नहीं बेटा, वो इतनी रात तक कहीं नहीं रुकते। तू जल्दी जा खेतों की ओर। अरे माँ, मैं इतनी रात को कहीं नहीं जाऊंगा। आपको जाना है तो आप जाइए। सीता गुस्से में चिल्लाई। गुड्डू, इस बार मेरी बात मान। अगर कुछ अनहोनी हो गई तो तू देख लेना, आज मैं तुझे भी छोड़ूंगी फिर। ठीक है, मैं जाता हूं पता करने। गुड्डू उदास मन से गांव की ओर जाने लगा और अपने आप से बड़बड़ाने लगा। माँ भी पता नहीं कौन सा काम में लगा दी है। इतनी जोर से नींद आ रही है और पूरा शरीर थक आ चुका है। ये है, जाओ ढूंढ के लाओ। चलते चलते वह सबसे पहले अपने पिता के परम मित्र बिरजू के पास पहुंचा। चाचा जी, पिताजी आपके यहाँ आए थे क्या? नहीं बेटा, आज तो रामकिशन यहाँ आया ही नहीं। तो फिर वो कहाँ चले गए? खेत पर गए थे, उसके बाद तो घर भी नहीं पहुंचे। क्या रामकिशन घर नहीं पहुंचा? चल खेत की ओर चलते हैं। शायद थकान के मारे वहीं आराम कर रहा हो। आप ठीक कह रहे हैं चाचा जी। चलिए जल्दी चलते हैं। गुड्डू और बिरजू दोनों खेत की ओर बढ़े। रात का अंधेरा, लोमड़ियों की आवाजें और सिसकियां माहौल को और डरावना बना रही थीं। दोनों धीरे धीरे कदम रखते हुए खेत तक पहुंचे। उन्होंने देखा रामकिशन खेत में बेहोश पड़ा हुआ है। गुड्डू भागकर रामकिशन के पास पहुंचा। पिताजी, आपको क्या हो गया? चाचा, आप देखिए ना। बिरजू ने झुककर उनकी नब्ज टटोली। धड़कन चल रही थी, लेकिन शरीर तप रहा था। बेटा, रामकिशन बेहोश हैं। इन्हें तुरंत घर ले चलो। पता नहीं कब से यूं पड़े हैं। मैं वैद्य जी को बुलाता हूं। बिरजू वैद्य जी को बुलाने चला गया। गुड्डू ने किसी तरह अपने पिता को घर पहुंचाया और बिस्तर पर लिटा दिया। उधर बिरजू वैद्य जी के घर पहुंचा और जोर जोर से आवाज लगाने लगा। वैद्य जी, जल्दी बाहर आइए। वैद्य जी अंदर सो रहे थे। शोर सुनकर उठे और बड़बड़ाए। इतनी रात को कौन इतनी जोर से पुकार रहा है? बिस्तर से उठकर जब बाहर आए तो बिरजू को देखा। क्या हुआ बिरजू? इतनी रात को क्यों चिल्ला रहे हो? वैद्य जी, जल्दी चलिए। रामकिशन खेत में बेहोश होकर गिर गए थे। हमने उन्हें घर पहुंचा दिया है, लेकिन हालत बहुत खराब है। क्या रामकिशन बेहोश हो गए? अच्छा, चलो मुझे जल्दी वहां ले चलो। वैद्य जी दवा की थैली लेकर बिरजू के साथ रामकिशन के घर पहुंचे। वहां देखा कि रामकिशन बिस्तर पर पड़े हैं। चेहरा पसीने से तर और शरीर आग की तरह तप रहा है। सीता रो रही थी और गुड्डू एक कोने में खामोश बैठा था। वैद्य जी, कुछ कीजिए। ये सुबह से खेत गए थे और शाम तक लौटे ही नहीं। अब देखिए कैसी हालत हो गई है। वैद्य जी ने रामकिशन की नब्ज देखी, दवा दी और कुछ जड़ी बूटियां पिलाईं। फिर गहरी आवाज में बोले, देखो, रामकिशन को बुखार ने जकड़ लिया है। ये कई दिनों की थकान का नतीजा है। अब इन्हें पूरा आराम चाहिए और सही देखभाल, वरना हालत बिगड़ सकती है। हे भगवान, अब इनकी देखभाल कौन करेगा? मैं अकेली औरत। ये सुनकर वैद्य जी ने गुड्डू की ओर देखा। बेटा, अब घर की सारी जिम्मेदारी तुझे उठानी होगी। तेरे पिता ने सारी उम्र तेरे लिए मेहनत की है। अब तू उनकी सेवा कर।
अगर तूने अभी भी होश नहीं संभाला तो ये परिवार बिखर जाएगा। गुड्डू, बेटा वैद्य जी सही कह रहे हैं। एक तू ही है जो इस घर और अपने पिताजी का एकमात्र सहारा है। अब तू नहीं करेगा तो कौन आएगा तेरी मदद करने को? अब से तुझे से सब करना होगा। ये करेगा वैद्य जी, जिसे एक काम तक नहीं आता है। अब हमारा कौन सहारा बनेगा? माँ के थाने और वैद्य जी का वो शब्द बोलना गुड्डू को अंदर से खखोल रहा था। गुड्डू चुपचाप खड़ा रहा। पहली बार उसे अपने पिता के संघर्ष का एहसास हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन जुबान से कुछ न बोला। गुड्डू पूरी रात एक जगह पे खड़े होकर अपने अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था। क्या मैं सच में इतना निकम्मा हूँ जो मैं अपने घर का सहारा तक नहीं बन सकता? अगले दिन गांव वालों को रामकिशन की हालत का पता चला। सब उन्हें देखने आए। कई लोगों ने गुड्डू को ताने मारे। अरे गुड्डू, अब समझ आया? बाप बूढ़ा होकर भी खेतों में खट रहा है और तू दोस्तों संग आवारा घूमता फिरता है। शर्म कर, अब तो संभल जा। अब कहाँ गए तेरे सारे दोस्त? तू बहुत बोलता था ना, कुछ भी हो जाए हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। अब देख, एक भी दोस्त आया क्या तुमसे मिलने? देख ले, मुसीबत आई तो सबके सब भाग खड़े हुए। अब क्या होगा सीता और रामकिशन का? अब तो भगवान ही जाने। ये सब बात सुनकर गुड्डू का सिर झुक गया। उसके भीतर ग्लानि और पश्चाताप की आग जलने लगी। रात को जब सब सो गए, गुड्डू अपने पिता के पास बैठा। रामकिशन आधे होश में थे। गुड्डू बेटा, अब भी वक्त है, मेहनत करना सीख ले, वरना जीवन अंधेरा हो जाएगा। गुड्डू की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पिता का हाथ पकड़कर कहा, पिताजी, आप मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं निकम्मा नहीं रहूंगा। आपने जो मेहनत की है वो मैं आगे बढ़ाकर दिखाऊंगा। कसम खाता हूं कि आपको अब मुझ पर कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। रामकिशन की आंखों में हल्की चमक आ गई। वह थके हुए से मुस्कुराए और फिर नींद में चले गए। अगली सुबह गुड्डू पहली बार सूरज निकलने से पहले खेत की ओर निकल पड़ा। बिरजू भी पीछे पीछे आया। बेटा, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तू खेत पर आ गया। मेहनत भले कठिन हो, लेकिन यही सच्ची दौलत है। तुम सही कह रहे हो चाचा। गुड्डू ने पसीना बहाकर खेत में काम शुरू किया। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसकी मेहनत देखने लगे। शाम होते ही गुड्डू घर पहुंचकर रामकिशन के सेवा में जुट जाता था। ऐसे ही कहीं दिन बीतते गए। अब गुड्डू वही लड़का नहीं रहा जो निकम्मा कहलाता था। वह गांव में सबसे मेहनती नौजवान माना जाने लगा। रामकिशन धीरे धीरे स्वस्थ हुए। जब उन्होंने देखा कि गुड्डू खेत में जान तोड़ मेहनत कर रहा है, तो उनकी आंखों में गर्व के आंसू आ गए। देखो, हमारा बेटा अब सचमुच बदल गया है। अब मुझे कोई डर नहीं रहा। हाँ, अब हमारा गुड्डू निकम्मा नहीं रहा। समय बीतता गया। अब गुड्डू रोज सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करने लगा। गांव वाले जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वही अब उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे। अरे देखो तो सही, कभी गुड्डू निकम्मा कहलाता था, अब देखो कैसे पसीना बहा रहा है। रामकिशन का बेटा सचमुच बदल गया है। कुछ दिन बाद रामकिशन की तबीयत भी धीरे धीरे सुधर रही थी। लेकिन गुड्डू का असली इम्तिहान तब शुरू हुआ जब बरसात के मौसम में अचानक खेत में बाढ़ आ गई। एक रात तेज बारिश हुई। नहर का पानी खेतों में घुस आया। गुड्डू ने सुबह उठकर देखा कि उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। धान की फसल पूरी तरह गिर चुकी थी। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? पिताजी की उम्मीदें भी टूट जाएंगी।
रामकिशन को जब पता चला तो उन्होंने बेटे को समझाया। बेटा, किसान की जिंदगी ऐसी ही होती है, कभी फसल अच्छी कभी बर्बाद। मेहनती इंसान हार मानकर नहीं बैठता बल्कि फिर से खड़ा होता है। ठीक है पिताजी, अब मैं फिर से शुरुआत करूंगा और सब ठीक करके रहूंगा। गुड्डू ने कसम खाई कि चाहे जितनी मुश्किलें आइए वह हार नहीं मानेगा। कुछ दिनों बाद गांव में सरकारी अफसर आए जो बाढ़ से पीड़ित किसानों को मदद दे रहे थे। हम सब सरकार की तरफ से आए हैं। जिन लोगों का बाढ़ की वजह से नुकसान हुआ है वो उन्हें सरकार मदद के रही है। हम सब सरकार की मदद से खुश है, जो इस बाढ़ की वजह से कितनों के घर में चूल्हा तक नहीं जल पा रहा है। अब सब लोग चैन से खा और सो सकते हैं। आप सब लोग आगे बढ़कर अपना अपना नाम और फॉर्म भर के देना। लेकिन वहां फॉर्म भरने और नियम कानून की वजह से ज्यादातर गरीब किसान घबरा गए। गुड्डू ने पहली बार आगे बढ़कर सबको समझाया। चाचा, आप चिंता मत करो, मैं सबके फॉर्म भर दूंगा, हमें जो हक है वो मिलेगा। गांव वाले हैरान रह गए। जो गुड्डू कभी अपनी जिम्मेदारी से भागता था वही आज पूरे गांव की मदद कर रहा था। धीरे धीरे गुड्डू की मेहनत रंग लाई। उसने न सिर्फ अपने खेत फिर से संभाले बल्कि गांव के और किसानों को भी संगठित कर दिया। सबने मिलकर खेतों में काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सबके खेत हरे भरे हो गए। गांव का मुखिया भी प्रभावित होकर बोले, गुड्डू, तूने सचमुच सबको नया रास्ता दिखाया है। अब तू इस गांव का गर्व है। एक दिन वही दोस्त जिनके साथ गुड्डू पहले दिन रात आवारा घूमता था उसे मिलने आए। अरे गुड्डू, तू तो बहुत बदल गया रे। पहले हमारे साथ हर वक्त रहता था, अब तो हमें देखना भी छोड़ दिया। क्या करूं दोस्तों, तुम सब ने ही मुझे उस वक्त जो अकेला छोड़ दिया था। तब मुझे तुम सबकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तब समझ आया कि दोस्त और परिवार क्या होता है। मैं तो खुश हूं तुम लोगों की वजह से। उस दिन तुम आते तो मैं आज यहां नहीं होता। इतना सुनते ही गुड्डू के दोस्तों को शर्मिंदा आ गई उस गलती की वजह से। दोस्तों, पहले मैं निकम्मा था। पिताजी का पसीना और मां के आंसू देखकर समझ आया कि जिंदगी खेल नहीं है, मेहनत ही असली मजा है। दोस्त चुप हो गए। कुछ को शर्म आई और कुछ ने सोचा कि अगर गुड्डू बदल सकता है तो वो भी अपनी जिंदगी संवार सकते हैं। रामकिशन और सीता गर्व से बेटे को देखते। भगवान का शुक्र है, हमारा गुड्डू अब निकम्मा नहीं रहा। हाँ, अब ये वही बेटा है जिसका सपना हमने देखा था। समय का पहिया घूमता रहा। कुछ ही सालों में गुड्डू पूरी तरह बदल चुका था। खेतों में उसकी मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे उसने आधुनिक खेती के तौर तरीके भी सीख लिए। जहां गांव के लोग पुराने तरीकों से खेती करते थे, वहीं गुड्डू ने शहर जाकर नई किस्म के बीज और औजार और मशीन लाकर खेती में बदलाव किया। गांव वाले फिर से हैरान थे। अरे, ये वही गुड्डू है ना जो कभी आवारा घूमता था। अब तो इसका दिमाग भी बदल गया है। देखो, फसलें कैसी लहलहा रही हैं। गुड्डू की मेहनत और समझदारी से खेतों से इतना अनाज निकलने लगा। न सिर्फ उसका घर बल्कि गांव के और लोग भी समृद्ध होने लगे। गुड्डू की मेहनत देखकर गांव के मुखिया ने अपनी बेटी रीना का रिश्ता उसके साथ तय कर दिया। रीना पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। शादी के बाद उसने भी गुड्डू का पूरा साथ दिया। रीना ने कहा, गुड्डू, अगर खेतों की तरक्की करनी है तो गांव के बच्चों को पढ़ाना भी जरूरी है। अनपढ़ रहकर हम हमेशा पीछे रहेंगे। गुड्डू को पत्नी की बात झंझ गई। उसने घर के पास ही एक छोटी सी पाठशाला बनवाई जहां गांव के बच्चों को पढ़ाया जाने लगा। जीवन में कितनी भी देर क्यों न हो, अगर इंसान ठान ले तो वह अपनी और दूसरों की जिंदगी बदल सकता है। मेहनत, जिम्मेदारी और शिक्षा ही असली दौलत है।